आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज शेर शाह सूरी। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे भाई? सुर डायनेस्टी की, इसको हम क्या है लिटरली जो कहा जाता है दैट इज द सुर डायनेस्टी। सुर डायनेस्टी भी बोलते हैं हम इसको। और दिस पीरियड इज फॉर जस्ट 15 ईयर्स। ठीक है, यानी कि ये 1540 है। अगर इसका पीरियड की बात करें, सुर डायनेस्टी के पीरियड की, किसकी बात करें हम, पीरियड की बात करें, तो ये 1540 से लेकर 1555 तक चलता है। और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि ऑफ पीरियड ऑफ द मुगल्स, यानी कि केवल और केवल 15 सालों के लिए यहाँ पर कोई भी मुगल शासक शासन नहीं कर रहा था। ठीक है, बाबर के बाद संपूर्ण जो शासन था वो किसके पास था? वो बाबर का जो शासन था उसके बाद हुमायूं के पास आया था, लेकिन हुमायूं इतना कैपेबल नहीं हो पाया। वो 3 बैटल्स बैक टू बैक हारता गया। और जब वो बैक टू बैक बैटल हारता गया तो उसे 1539 में जब वो कनौज की लड़ाई लड़ता है 1540 में 1539-40 के बीच, तो उसे फिर वहां से भागना पड़ता है। फिर वो भाग जाता है और लंबे समय के लिए वो फिर इधर उधर भटकता है, अपनी सेना को एकत्रित करता है, फिर द्वारा से बैक अप लेके फिर 1556 में आता है। और 1556 में मुगल डायनेस्टी द्वारा से शासन में आती है। ठीक है, मतलब जो मुगल साम्राज्य हो 1556 में आएगा। पर अभी हम शेरशाह सूरी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। इसके प्रमुख जो भी इसमें जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ठीक है जो साम्राज्य का मतलब कि किस तरह से इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप किया, ये सारी चीजें अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो शेरशाह सूरी का जो शासन चलता है, इसमें पहला जो सुर डायनेस्टी का शासन चलता है, इसमें पहला जो शासक है और जो मतलब कि समर्थ शासक के तौर पे जिसने कार्य किया, दैट वाज द शेर शाह सूरी। द फर्स्ट वन इज शेर शाह सूरी। कौन था इसमें? शेर शाह सूरी। और ये 1540 से लेकर 1545 तक शासन करते हैं, मतलब कि एडी। ये इसमें एडी मैं नहीं लिख रहा, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर थे, तो यहाँ पर शेरशाह सूरी शासन कर रहे थे। पर इसमें सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी, ये लिखना आपने। जो मैं इसमें सिर्फ उतने ही पॉइंट लिखूंगा जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूरी स्टोरी नहीं लिखेंगे अभी इसकी ना। पहला क्या क्या नाम लिखना आपने इसमें? अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी। ठीक है, तो इसने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था तारीख ए शेर शाही। क्या लिखी? तारीख ए शेर शाही। ऐसे लिख सकते हैं, तारीख ए शेर शाही। ये एक बुक इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप इसमें, सेट बेंचमार्क इन मैनी एरिया। सेट बेंचमार्क इन मैनी एरिया। बेंचमार्क इन मैनी एरिया। ठीक है, लोग बेंचमार्क का मतलब क्या? इसने जगह जगह पे सुर डायनेस्टी के जो साम्राज्य है उसको फैलाने का प्रयास किया। ठीक है, जैसे कि उसमें प्रॉपरली किस तरह से सिक्योरिटी मैनेज होगी, किस तरह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज होगा, किस तरह से वहाँ का रेवेन्यू मैनेज होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम इसमें किन किन चीजों के ऊपर आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली यही होता था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और लास्टली रेवेन्यू। इससे हम क्या कर सकते हैं? कंसोलिडेट ऑफ द जो एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ सिक्योरिटी और रेवेन्यू, इसे साम्राज्य को मजबूत किया जा सकता है। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, सिक्योरिटी आपकी ज्यादा मजबूत है और रेवेन्यू आपके पास अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, तो आप अपने साम्राज्य को कैसे कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं और उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेजरली जो शेरशाह सूरी ने जो काम किया, ही हैज डन द ग्रेट वर्क ऑन द सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू। ठीक है, इसके बाद इसने एक बहुत अच्छा काम जो और किया, दैट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीटी रोड। क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीटी रोड। यहाँ पे आप एक लिख सकती है चीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीटी रोड। जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड। जीटी रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको क्या लिखते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। और ये कहां से कहां तक जाती थी जीटी रोड? ये आपकी जो जीटी रोड थी दैट
लीड्स फ्रॉम पंजाब। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, पंजाब। पंजाब ये मतलब ये आज का पंजाब नहीं है इंडिया का, मतलब ये उस समय का पंजाब है जो कि पाकिस्तान में इसमें शामिल था। ठीक है, तो पंजाब टू कहाँ तक था ये आपका, वेस्ट बंगाल या बंगाल या कलकत्ता तक बोल सकते इसको आप, पंजाब टू कलकत्ता, उस समय का कलकत्ता। तो यहाँ तक का ये जो रोड था, इतना लंबा रोड। ठीक है, अगर आप इसको मैप में देखेंगे, किस में देखेंगे, मैप में, तो मैप हमारे पास कुछ भारत का जो मैप है, हमारे पास कुछ इस तरह से ये भारत का मैप हमें दिखाई देता है ना, ये भारत का मैप हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से ये सपोज करो हमारे पास है, ये रफ सा मैप बना रहा हूं मैं, है ना, इस तरह से सपोज करो ये भारत का मैप है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा इधर को क्या एरिया आता है, पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया आता है ना, ये पूरा पाकिस्तान आ गया। तो यहाँ से लेकर इधर ये जो हमारा कलकत्ता कहाँ पे है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है ना। तो यहाँ तक ये एक लंबा रोड बनाया गया, और इस जीटी रोड के साथ साथ सराय बनाई गई। क्या बनाई गई, सराय, लोगों के आश्रम के लिए, मतलब कि मतलब रहने के लिए, रहने का सेंस है मतलब कि आराम करने के लिए, जैसे लोग आते जाते चलेंगे तो रोड साइड में आराम कर सके, विश्राम गृह की तरह, एक तरह का, जैसे आज के रेन शेल्टर होते बने, उसी तरह का समवट ये बना हुआ था। ठीक है, तो ये प्रयास किए गए यहाँ पे। इसके बाद इसमें हमारे पास एक जब्ती सिस्टम आता है। क्या आता है, जब्ती सिस्टम, किसके माध्यम से आता है ये समझ आ गया आपको। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब्ती सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है JABTI, जब्ती सिस्टम। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम ये फॉर द डिवीजन ऑफ लैंड के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, फॉर द डिवीजन ऑफ लैंड। आप क्या लिख सकते हैं, फॉर द डिवीजन, फॉर द डिवीजन ऑफ लैंड, जमीन के बंटवारे के लिए इसे लागू किया गया था। और जमीन का जो बंटवारा किया गया था वो मुख्य तौर से 3 पार्ट्स में किया गया था। कैसे किया गया था, 3 पार्ट्स में किया गया था। और ये 3 पार्ट कौन कौन से थे हमारे पास, इसमें थे हमारे पास गुड लैंड, ठीक है, दूसरी एवरेज, ठीक है, एवरेज लैंड, और तीसरी थी आपके पास बैड लैंड। ठीक है, ये 3 तरह की थी। और जो भी हमारे पास यहाँ से एवरेज आपका टैक्स कलेक्शन होता था, जमीन के ऊपर टैक्स लगता था, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पार्ट आप एज ए टैक्स टू द गवर्नमेंट देते थे या स्टेट को देते थे। तो दैट टैक्स वाज ऑन एन एवरेज, जो टैक्स रहता था यहाँ पे, दैट इज 1/3। ठीक है, 1/3 रहता था। कितना रहता, टोटल प्रोड्यूस का 1/3 वो गवर्नमेंट को एज ए टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात। हमने मोटे मोटे तौर से सूर डायनेस्टी पढ़ी। ठीक है, क्या पढ़ा हमने अभी, सूर डायनेस्टी पढ़ी। ठीक है, और सूर डायनेस्टी जो स्टार्ट होती है वो 1540 में स्टार्ट होती है। और कौन इसका शासक होते हैं, पहले शासक शेर शाह सूरी होते हैं, जो कि 1540 से 1545 तक शासन करते हैं। और इसमें अब्बास खान शेरवानी एक बुक लिखते हैं, दैट इज तारीख शेरवानी, सॉरी तारीख शेरशाही। ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें ये देखा कि भाई जो सूरी डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट जो करेक्टर या इंपॉर्टेंस दी गई, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, वो किसके लिए दी गई, सिक्योरिटी में दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन में दी गई, और रेवेन्यू में दी गई। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि दे आल्सो हैव कंस्ट्रक्टेड अ ग्रेट रोड या ग्रैंड रोड, जिसका नाम दिया गया ग्रांट रोड या जीटी रोड, इन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं। आज की डेट में भी ये दिल्ली होते हुए जाती है आगे, तो उसका नाम आज भी क्या है, जीटी रोड ही है। ठीक है, जीटी रोड है, पंजाब से लेकर कलकत्ता को ये कनेक्ट करती है। राइट, तो ये हमने अभी तक मेजरली यहाँ पे पढ़ा। और इसके बाद 2 चीजें होती थी, एक कि भाई जो जमीन होती थी वो 2 तरह से, मतलब कि जो जमीन जो लोगों को दी जाती थी उसके लिए एक सिस्टम बनाया था। ठीक है, मतलब जो कल्टीवेटर को जमीन दी जाती थी उसका नाम दिया गया था पट्टा और कबूलियत। पट्टा और कबूलियत दिया गया था ना, PATTA। क्या दिया गया था, गेव, ऐसे बोल सकते हैं आप, GAVE, गेव, PATTA, पट्टा, एंड कबूलियत। अब ये क्या चीज है, पट्टा एंड कबूलियत। पट्टा का मतलब है इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट असाइंड बाय द स्टेट टू द कल्टीवेटर। इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट असाइंड बाय द स्टेट टू द कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स कौन होते हैं, जो कृषक,
उनके लिए ये जमीन दी जाती थी राज्यों के द्वारा, और जो कबूलियत है और मतलब कि कुछ टर्म एंड कंडीशन के बेस पे दी जाती थी। और उसके बाद जो कबूलियत है मतलब कि भाई मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया, आई विल एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन असाइंड बाय द स्टेट। जो उसमें एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट था। पट्टा का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, किसके साथ? कल्टीवेटर के साथ किया जाता था, और कल्टीवेटर को फिर उसका वो एसेंट देनी पड़ती थी अपनी, तो वो है कबूलियत। आज की डेट में भी होता है इसी तरह के, मतलब कि जैसे एक तरह के आज की डेट हम क्या करते हैं, लीज करते हैं। लीज होती है कि भाई हमने 100 साल के लिए लीज पे दे दी कोई चीज, जैसे ये अब्रॉय होटल था सरकार का, हिमाचल सरकार का होटल, ये कई सालों से इसमें लीज में चल रहा था प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन अब सरकार ने इसे वापस ले लिया है। तो ये क्या रहती है कि टर्म एंड कंडीशन थी एक तरह की, जो कल्टीवेटर को दी जाती थी जमीन का कल्टीवेशन करने के लिए, लैंड का कल्टीवेशन करने के लिए, और उसके बदले वो उसमें कुछ ना कुछ उसमें टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करते थे, जिसके बदले उन्हें वो कबूलियतनामा देना पड़ता था। तो ये मेजरली इसमें आपके 2 पॉइंट आते हैं। और इसने इंट्रोड्यूस्ड कॉइनेज सिस्टम, ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉइनेज सिस्टम। क्या किया इसने? आप यहाँ लिख सकते हैं, ही आल्सो introduced the he also introduced the coinage system। कौन सा सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया? कॉइनेज सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसने कॉइन्स वगैरह इशू करने शुरू करे, एंड दैट वाज द कॉइन्स नेम वाज रुपया। क्या था? रुपया, RUPYA, रुपया। रुपया इसने कॉइन के तौर पे इशू किया। फिर इसमें गज ए शेरशाही, दूसरा क्या पॉइंट था यहाँ पे? गज ए शेरशाही, गज ए शेरशाही, गज ए है ना, कैसे लिखना है? गज ए शेरशाही, शेरशाही। ये क्या है? गज ए शेरशाही मेजरमेंट, मेजर किसका? मेजर लैंड का। ठीक है, इट इज द लैंड मेजरमेंट। ठीक है, इट इज फॉर द लैंड मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखिएगा, गज शेरशाही क्या है? लैंड मेजरमेंट है। और लैंड का जो मेजरमेंट होता था वो 2 तरह से होता था। लैंड इज मेजर्ड, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, लैंड मेजर्ड, SURED है ना, मेजर्ड एज, क्या होता था? एक बीघा होता था, बिश्वा होता था, इस तरह से इसे लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता? बीघा और बिश्वा। आज भी होता है, बिश्वा था बड़ा कि बीघा होता है बड़ा? बीघा बड़ा होगा है ना। जैसे हम बोलेंगे 5 बीघे मेरे पास या 10 बीघे मेरे पास जमीन है ना, और किसी के कोई बोलेगा कि मेरे पास तो 5 विश्व है। विश्व का मतलब होता है काइंड ऑफ कि भाई 10/10 या 10/12 का एरिया, इतना जैसा है ना, तो उसको हम विश्व बोल देंगे, और मल्टीपल ऑफ दिस बीघा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें लैंड के मेजरमेंट में आते थे। फिर उसके बाद इसमें मिलिट्री, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? है मिलिट्री, सिस्टम ऑफ द मिलिट्री है ना, TRY है ना, मिलिट्री है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिस्टम ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री है ना। मिलिट्री में क्या आएगा? मेंटेन्ड चेहरा और दाग, चेहरा या हुलिया एंड दाग, ये 2 चीजें थी। चेहरा, CHEHRA, चेहरा, एंड, या एंड की जगह आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं, और HULIY, हुलिया, एंड दाग, DAGH, दाग है ना, ये नाम है इनके। ठीक है, मिलिट्री के। अब इसमें जो ये चेहरा है, चेहरा CHEHRA, चेहरा, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर, मतलब कि जो सोल्जर है उसकी क्या ड्यूटी है, उसके मतलब कि जो एक एक्सप्लेन्ड पर्सन है या मेजर पर्सन है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ द सोल्जर, जिसके मेजर रोल्स प्ले करता था इस डायनेस्टी में। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव, ऐसे लिख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द
सोल्जर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर। और जो ये दग या हुलिया है, दैट इज द ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई चेहरा या दाग अंडर द सोर डायनेस्टी वाज मेंशन्ड फॉर व्हाट पर्पस, या मैचिंग में आ जाता है, इधर ये दे देंगे, उधर ये इनके ये दे देंगे, मीनिंग मैच करो, करेक्ट मीनिंग, या आउट ऑफ द फोर विच वन इज करेक्टली मैच, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखने, आया समझ। एंड देन द पेमेंट वाज इन कैश टू द मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री के लिए जो पेमेंट दी जाती थी, यानी कि इनकी जो सैलरी वगैरह, मिलिट्री के लिए जो पेमेंट है, पेमेंट इन कैश फॉर्म, कैसे दी जाती थी इनको, कैश में दी जाती थी, किसके टाइम में, शेरशाह सूरी के टाइम में। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आएगा दैट इज आवर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा पॉइंट आएगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कुछ आइडिया रूपाली, सिविल सिविल सर्विस क्या होती है, ब्यूरोक्रेट्स। तो उसी तरह का यहाँ पर भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, यानी कि जो सार्वजनिक गतिविधियों को देखता था, कार्य प्रणाली को देखता था, ठीक है। उसमें तीन तरह से डिवीजन था, कैसा डिवीजन था, तीन तरह से, सभा, सरकार और परगना, तीन तरह से थे। कौन कौन थे यहाँ पे मेजरली, आप ये लिख सकते हैं। पहला इसमें सभा आता है, सभा, सरकार और परगना। तीसरा कौन सा, परगना, ठीक है, ये तीन थे, सभा, सरकार और परगना, ठीक है, ये तीन थे। सभा यानी कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, यानी कि स्टेट, ठीक है। परगना या सॉरी सरकार, सरकार का यानी कि उसे सभा, स्टेट से लोअर कौन होता है, प्रोविंसेस, कौन होता है, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस आ जाएगा। उससे भी नीचे कौन सा आता है, परगना, परगना में क्या आ जाता था, डिस्ट्रिक्ट, कौन सा आ जाता था इसमें, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये लोअर यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। तो ये तीन मेजर यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट थे, तो ये आपने याद रखना है। सभा का मतलब है स्टेट, सरकार का मतलब है प्रोविंसेस, परगना का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, परगना का मतलब क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या समझे, पहला तो हमने यहाँ पे मेजरली हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे एक ये लैंड मेजरमेंट सिस्टम पढ़ा, और इसमें हमने देखा कि भाई एक बिग्गा होता था, एक विश्व आता था, जो आज की डेट में भी चल रहा है ना। और उसके बाद हमने इससे मिलिट्री में पढ़ा, मिलिट्री को जो पेमेंट दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी, इन दी फॉर्म ऑफ कैश दी जाती थी। और उसके बाद जो चेहरा और हुलिया और दागी, ये मिलिट्री के मेजर सिस्टम थे, ठीक है। और इसमें चेहरा का मतलब है डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर, और जो दाग और हुलिया है दैट इज द ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, जो उसमें मिलिट्री में यूज करते थे। उनका जो मोस्ट ब्रांडिंग हॉर्सेस होते थे उनका नाम क्या दिया जाता है, दाग या हुलिया, ठीक है। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करने के लिए इन्होंने जो स्टेट का डिवीजन किया था वो तीन पार्ट में किया था मेजरली, ठीक है। तो उसमें कौन सा था, सभा थी, सरकार थी, परगना थी। सभा का मतलब है स्टेट, सरकार का मतलब है प्रोविंसेस, परगना का मतलब है डिस्ट्रिक्ट। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, जुडिशियल रिफॉर्म, यानी कि अब इनकी जो न्याय प्रणाली थी वो कैसी थी, हम किसको पढ़ने वाले हैं, न्याय प्रणाली, यानी कि जुडिशियल सिस्टम, न्याय मतलब कि जो जैसे हमारे आज की डेट में जुडिशियल में क्या था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिमिलरली इनके समय में भी जुडिशियल सिस्टम हुआ करता था। तो यहाँ पे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम। अब इसमें पहला लिखेंगे अपॉइंटेड, काजी, मुफ्ती एंड मीर आदिल, तीन पर्सन थे इसमें। कौन कौन थे,
he has appointed काजी, मुफ्ती एंड मीर आदिल। तीसरा कौन था? मीर आदिल, ठीक है, एंड मीर आदिल, ठीक है। तो ये अलग अलग थे। उसके बाद बिल्ट मैनी सराय ऑन दी जीटी रोड, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट आएगा यहाँ पे? बिल्ट मैनी सराय ऑन दी जीटी रोड, जीटी रोड के किनारे पे उसने बहुत सारी सराय का निर्माण किया, ठीक है। उसके बाद इसमें दो चीजें थी इसी सराय के साथ साथ, है ना। इसमें एक था, इसमें हुंडी सिस्टम फ्लरिश्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या करा इसमें सराय में, आप ये चीज लिखेंगे, कौन सा? सराय में HUNDI, हुंडी सिस्टम, हुंडी सिस्टम, ठीक है। हुंडी सिस्टम का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी सिस्टम का मतलब क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। और एक था यहाँ पे डाक, दूसरा सिस्टम क्या था यहाँ पे? डाक। क्या था? डाक चौकी। डाक चौकी बनाई इसने, छोटी छोटी, है ना, जो आज डेट में पहले, आज अब तो चलो खत्म ही हो गया ज्यादातर सिस्टम, अब थोड़ा बहुत बचा है। वो छोटे छोटे ऐसे बॉक्स जैसे होते थे बनाए, सड़क के किनारे पे लगाए, उसमें चिट्ठियां डाली जाती थी। आज से 4-5 या 10 साल पहले आपने देखोगे इधर संजौली वगैरह, एक यहाँ संजौली चौक के पास ही होता था, जो ये दुकान है ना यहाँ पे जहाँ चाय वगैरह बनती है, उसके सामने ही एक होता था। अब तो वहां से वो हटा दिया, अब डालते ही नहीं कोई डाक। अब डालेंगे तो कहाँ, पोस्ट ऑफिस जाएगा, ऐसे इतना ज्यादा चलन रह नहीं गया, है ना। तो डाक, क्या बोला मैंने यहाँ पे? यहाँ पे डाक सिस्टम बनाया, डाक चौकी बनाया, इसको चौकी बोल सकते हैं आपसे ना, डाक चौकी, है ना। डाक चौकी का मतलब क्या है? वही पोस्ट ऑफिस एक तरह का क्या था ये? इट वाज द पोस्ट ऑफिस एट सराय, मतलब कि इसके साथ साथ हमने एक छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस, मतलब कि अगर लोगों को कोई सूचना देनी होती तो वो उसमें डाल के रख सकते थे, पोस्ट ऑफिस एट सराय, पोस्ट ऑफिस एट सराय, ठीक है। तो ये मेजरली यहाँ पर हमने देखे डाक सराय, यहां तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म। देन क्या था हमारे पास? एजुकेशनल रिफॉर्म। अब बताओ क्या क्या था इसमें एजुकेशन में? एजुकेशन के लिए क्या इसमें चल रहा था अभी? क्या नाम दिया जाता है उसके लिए? मकतब। पढ़ा था हमने, मकतब पढ़ा था, है ना। तो मकतब फॉर प्राइमरी एजुकेशन अटैच्ड टू मॉस्क, क्या लिख सकते हैं आप इसमें? मकतब फॉर प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन अटैच्ड टू, किसके साथ? मॉस्क, मॉस्क, ठीक है। मकतब बनाया गया, मॉस्क के साथ लगाया गया, ताकि प्राइमरी एजुकेशन को स्प्रेड किया जा सके, ठीक है। तो मकतब वाज फॉर द पर्पस ऑफ फ्लरिशिंग द प्राइमरी एजुकेशन। देन आता हमारे पास वेलफेयर मेजर्स। देन हमारे पास क्या आएगा इसमें? वेलफेयर मेजर्स। He also adopted many welfare measures, welfare measures, क्या आ जाएगा इसमें? वेलफेयर मेजर्स, यानी कि उसने समाज के कल्याण के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें उसने एक सबसे अच्छा काम किया कि उसने लंगर, यानी कि एक तरह का किचन, ठीक है, फॉर द फ्री किचन फॉर द पुअर बनाया था। क्या बोल सकते हैं? एक तरह का लंगर ही है, जैसे आज डेट में लंगर चलता है ना गुरुद्वारे में, वहां पर कोई पैसा लिया जाता आपसे खाने पीने का? नहीं लिया जाता। तो वैसे ही यहाँ पर शेरशाह सूरी के समय में भी यहाँ पे क्या चला? फ्री किचन। आप क्या लिख सकते हैं उसको? फ्री किचन फॉर पुअर, फ्री
किचन फॉर पुअर, यानी कि गरीब आदमियों के लिए वहां पे फ्री में खाना दिया गया। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, डिगिंग वेल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वृक्षों का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रोपण किया गया, बड़े पेड़ पौधे लगाए गए, ठीक है, अलग अलग तरह के, ठीक है, और साथ ही साथ कुआं, पानी का यहाँ पे कुएं बनाने शुरू किए इसमें, डिगिंग द वेल्स। ठीक है, दो चीजें की, प्लांटिंग द ट्रीज, planting the trees and digging the wells, digging the wells। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, अच्छी तरह समझ आ गया। तो ये हमारे पास है सुर डायनेस्टी का मेजर क्रक्स यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो मेजरली सुर डायनेस्टी में ही होता है, लेटर ऑन के उतने ज्यादा कोई खास काम नहीं करते, बस ये कि शासन चलता जाता है थोड़े समय तक, 10 साल तक, और उसके बाद यहाँ पे मुगल द्वारा से आ जाएगा, और यहाँ से आगे मुगल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है। 27 तक किया। नेक्स्ट शासक कौन आएगा हमारे पास यहाँ पे? जहांगीर। जहांगीर है ना, हिंदी में इसको कैसे लिखते हैं? इस तरह से, जहांगीर। कब से कब तक करता है ये शासन? 1605 से लेकर 1627 तक। ठीक, 1605, 1605 टू 1627 एडी। ठीक है, ये एडी वाला पीरियड चल रहा है ना। तो यहाँ पे जब ये जहांगीर शासन में आता है, तो उस समय इसके लिए जो साम्राज्य है वो कोई आसान नहीं था, क्योंकि अकबर ने काफी ज्यादा साम्राज्यों को फैला दिया था। और जब जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा होता है और बड़ा शासक जब गद्दी से हट जाता है या गद्दी से दूर हो जाता है, तो उसके आसपास के जो छोटे-छोटे जो शासक होते हैं वो भी क्या करते हैं? वॉर करने का प्रयास करते हैं, अपने साम्राज्य, उसके साम्राज्य को खत्म करने का प्रयास करते हैं और अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते थे। तो इसलिए जब जहांगीर गद्दी पे बैठता तो उसके लिए इतना आसान नहीं था। ही हैज फेस्ड मैनी रिबेलियंस। ठीक है, पहला जो पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि जहांगीर हैज फेस्ड मैनी रिबेलियंस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जहांगीर हैज फेस्ड मैनी रिबेलियन। रिबेलियन क्या होता है? क्या होता है रिबेलियन? हाँ जी, खिलाफ, मतलब कि इसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे, और जो खिलाफ थे उनके साथ उसे मतलब कि डिफेंस करना पड़ा, लड़ना पड़ा। ठीक है, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए। ये मेजर रहा है इसमें। ठीक है, एंड दूसरा जो मेजर पॉइंट आता है, प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया उस समय, लगातार सूखा पड़ना शुरू हुआ। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट। सेकंड क्या था? प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट। प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट। ठीक है, सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट। देन तीसरा जो पॉइंट था, दैट वाज द सिख रिवॉल्ट। थर्ड क्या था? सिख रिवॉल्ट। सिख रिवॉल्ट में कौन से थे? फिफ्थ गुरु। ठीक है, सिखों के जो 5वें गुरु थे, क्या नाम था उनका? गुरु अर्जुन देव। तो वो इनके साथ रिवॉल्ट करते हैं। एग्जीक्यूटेड सिख गुरु कौन थे? अर्जुन देव, है ना। सिख गुरु अर्जुन देव। ये कई बार पूछा भी जाता है कि अर्जुन देव मतलब कि जो जहांगीर ने किस सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया था या उनको प्रताड़ना दी थी। और इनको ऐसा कहा जाता है कि भाई जो ये अर्जुन देव है, इन्हें लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया था और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अपनी जान गवा दी पर इस्लाम कबूल नहीं किया। तो इस तरह से ये कुछ इसमें पॉइंट्स, मेजर पॉइंट आते हैं। गुरु अर्जुन देव, ये फिफ्थ गुरु है। कौन से गुरु है? ये फिफ्थ गुरु है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। उसके बाद बिल्ट आर्किटेक्चर इन लाहौर एंड कश्मीर, ही हैज बिल्ट आर्किटेक्चर, बिल्ट आर्किटेक्चर, built architecture in Lahore and Kashmir, in Lahore and कश्मीर, लाहौर एंड कश्मीर में इसने आर्किटेक्चर का निर्माण किया, वेरियस टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है ये जहांगीर के शासन में, है ना। एंड देन आता है वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हेल्ड हुए, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है। दिख रहा है इसमें सारा, दिख रहा है ना जो लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है ना। चलो ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज द फर्स्ट पॉइंट है, क्या किया था शाहजहां ने, जो ये जहांगीर है, जहांगीर ने किसके साथ शादी की थी, मैरिज टू द नूरजहां, नूरजहां, है ना, मैरिज विद नूरजहां। पहला पॉइंट क्या आएगा, मैरिज विद नूरजहां, नूर JAHAN, जहां, नूरजहां। और ऐसा माना जाता है जब इसने नूरजहां के साथ शादी की तो जो इसके बैकएंड में, मतलब एक रियल पावर के तौर पे इसने इसे सपोर्ट किया, इसके थ्रोन को बचाने में या थ्रोन को मजबूत करने में, शासन की मजबूती में इसका नूरजहां का जहांगीर के साथ काफी बड़ा योगदान रहा है, ऐसा माना जाता है ना। मतलब कि स्टोरीज में हम पढ़ते हैं, शी बिकेम रियल पावर बिहाइंड थ्रोन, क्या लिखा जाता है, शी बिकेम रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। अगर आप इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे तो ऐसे लिखते, शी बिकेम रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन, बिहाइंड द थ्रोन, बिहाइंड द थ्रोन, ठीक है। कौन, नूरजहां, ठीक है। और तारीख जहांगीरी लिखी गई, तारीख जहांगीरी, क्या लिखा गया यहाँ पे, तारीख जहांगीरी, ठीक है, तारीख जहांगीरी रिटन बाय जहांगीर हिमसेल्फ। अब जो चीज खुद के लिए लिखी जाती है, जैसे मान लो कि मैंने खुद के लिए अपने बारे में मैंने लिख लिया, उसको बायोग्राफी बोलते हैं कि ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो इसने ये खुद लिखा है, तारीख जहांगीर किसने लिखा, जहांगीर ने, किसने लिखा, ये जहांगीर के द्वारा तारीख जहांगीरी लिखी गई, ठीक है। ये भी याद रखना, तारीख जहांगीरी किसने लिखी। ऊपर भी था, अभी हमने जब सुर डायनेस्टी पढ़ी तो सुर डायनेस्टी में भी था कुछ इस तरह से, क्या था वो, तारीख शेरशाही, तारीख शेरशाही किसके द्वारा लिखी गई थी, अब्बास खान शेरवानी। तो ये याद रखना ना नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नाम, यही ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा क्या लिखा गया, ठीक है। ये तारीख जहांगीरी क्या है, तारीख शेरवानी क्या है, या इस तरह से शेरशाही क्या है, ये जितने भी है, तुजुके बाबरी क्या है ना, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो जहांगीर रोट दिस, जहांगीर रोट, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको ना, जहांगीर रोट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, ट्रीटी विद मेवाड़। सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जहांगीर मेड अ ट्रीटी, ट्रीटी विद मेवाड़, MEWAR, ठीक है। कब होती है मेवाड़, मेवाड़ कहाँ पे आता है, राजस्थान में। ये राजस्थान में ट्रीटी करता है, एक संधि करता है, कब, 1615 में। ट्रीटी ऑफ मेवाड़, कई बार ऐसे सीधा ही पूछ लिया जाता है कि ट्रीटी ऑफ मेवाड़ कब होती है और किस किस के बीच होती है, ठीक है। इस तरह से ट्रीटी ऑफ मेवाड़ इन 1615 एंड रिस्टोर्ड पीस विद अमर सिंह, वहां के जो शासक थे कौन थे, अमर सिंह, रिस्टोर्ड पीस विद अमर सिंह,
restored peace with अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह के साथ इसने शांति संबंध बनाए। ठीक है। सन ऑफ राणा प्रताप। अमर सिंह कौन था? सन ऑफ राणा प्रताप। ठीक है। मेवाड़ में राजा राणा प्रताप ही काफी मजबूत रहे, बाकी उतने ज्यादा नहीं रह पाए। अमर सिंह सन ऑफ, ऐसे लिख सकते, सन ऑफ राणा प्रताप। ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद अमर सिंह गेव हिम द पोजीशन इन कोर्ट। ठीक है, इसने, अमर सिंह ने किसको? जहांगीर। ठीक है, गेव हिम द पोजीशन इन द कोर्ट, पोजीशन इन द कोर्ट। ठीक है, इन द कोर्ट, गेव हिम पोजीशन इन द कोर्ट। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसमें, यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद होती है द रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस खुरम एंड मोहब्बत खान। ठीक है, किसके बीच होती है? मोहब्बत खान और प्रिंस खुरम के बीच रिवॉल्ट होती है 1622 में। ठीक है, रिवॉल्ट बिटवीन खुरम एंड मोहब्बत खान। ठीक है, मोहब्बत खान कब होती है? 1622 में। 1622 में इनके बीच रिवॉल्ट होती है, 1622। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड रिफ्यूज्ड कंट्रोल ऑफ नूरजहां, ये नूरजहां का कंट्रोल रिफ्यूज करते हैं कि भाई जो अभी आपने पढ़ा था ना कि द रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ नूरजहां, बट दीज पीपल्स रिवॉल्टेड। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? रिफ्यूज्ड द, क्या लिखा इसमें? द रिफ्यूज्ड द कंट्रोल ऑफ नूरजहां, रिफ्यूज्ड द कंट्रोल ऑफ नूरजहां। रिफ्यूज्ड द कंट्रोल ऑफ नूरजहां, ये याद रखिएगा आप, है ना। उसके बाद यहां से आगे नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट, दैट इज यूरोपियन कॉन्टैक्ट। यानी कि इनका यूरोपियंस के साथ, क्योंकि अब देखो हम कौन से पीरियड में पहुंच गए? 1622, 23, 24। हमारे पास यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आनी शुरू हो गई थी, है ना। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1600 के आसपास बन गई थी, और उसके बाद वो भारत की तरफ भी आगमन कर रही थी। ठीक है, जैसे सूरत, कैलिकट, ये अलग अलग जगह पे अपने वो आने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से वी विल सी हियर यूरोपियन कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यूरोपियन कॉन्टैक्ट। क्या देखते हैं हम यहाँ पे? यूरोपियन कॉन्टैक्ट देखते हैं। और अब यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टैक्ट में मेजर क्या रहता है? विजिटेड बाय विलियम हॉकिंस, 1611। ठीक है, विलियम हॉकिंस यहाँ पे आते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में कि जहांगीर के समय में या विलियम हॉकिंस पहली बार भारत किसके शासन में आए थे? किस मुगल शासक में आए थे? ठीक है, ये पूछा जाता है। विलियम हॉकिंस